बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र भुम्मन एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। उम्मीद और दुआ यही है कि आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से हैं और 14 अगस्त पे 2 दिन बाकी रह गए हैं। जो बच्चे हैं इस हवाले से खासे पुरजोश हैं, तैयारियाँ जो हैं उनकी उरूज पर पहुँच चुकी हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो बड़े हैं थोड़े से परेशान हैं। जो मुल्की हालात हैं, जो महंगाई का एक तूफ़ान है, हर कोई परेशान है और इसके बावजूद जश्न आज़ादी को लेकर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी वो मोहब्बत, वो जज्बा जो है मुल्क की मोहब्बत को लेके वो बाकी है और वो कायम और दायम है इन हालात के बावजूद। और दुआ यही है कि इसी तरह ये मोहब्बत कायम रहे और हकीकी मानों में आवाम को आज़ादी मिले और हुक्मरानों को अल्लाह ताला ये हिदायत दे और कि जो जिस मकसद के लिए मुल्क कायम किया गया था उस मकसद को याद रखें और आवाम के लिए भी अब थोड़ा सोचें। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं सबसे पहले हम उनको शामिल करेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आज की खबरों को डिस्कस करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और साथ ही साथ राव दिलशाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज यूटिलिटी स्टोर पर कैसर खोकर साहब रिलीफ ख़त्म कर दिया गया है और एक नया महंगाई का तूफान है जो गरीब आवाम के सर पर डाला। बिल्कुल रिदा, ये बड़े अफसोस की बात है कि जो यूटिलिटी स्टोर पर जो लोगों को रिलीफ मिलता था, यूटिलिटी स्टोर पर जाता कौन है? गरीब बंदा जो जाकर लाइन में खड़ा हो जाता है। अमीर बंदा या जो गाड़ी वाला बंदा वो तो लाइन में खड़ा ही नहीं होता, वो तो यूटिलिटी स्टोर पर जाता ही नहीं है। और जो नून लीग की हुकूमत है उसने दिया क्या है आवाम को? बिजली का बिल देखे जाते वक्त वो बढ़ा गए हैं, पेट्रोल की कीमत जाते वक्त बढ़ा दे गए हैं। यूटिलिटी स्टोर आप आवाम के साथ किस मुंह से वो जाकर वोट मांगेंगे 3 महीने बाद कि हमें वोट दे दें, हम आ गए आपके पास? और यूटिलिटी स्टोर का जो रिलीफ था वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। और जो आटे का जो थैला था, जो जरूरत है वो जनाब 633 रुपए महंगा हो गया। आटे का थैला महंगा हो गया। अब 50 रुपए की 2 रोटियां आती हैं और 50 रुपए का बिजली का एक यूनिट आता है। 57 रुपए, 57 तक पहुंच गया। अगर 300 से आप तजावज करते हैं तो ये उससे भी ऊपर जा रहा है। तो चीनी जो है चीनी 146 रुपए पर पहुंच गई है, जबकि देखिए फेडरल गवर्नमेंट ने इस पर 98 रुपए, आपको पता है चीनी की कीमत मुकर्रर की थी, लेकिन बाद में अदालत ने वो खत्म कर दी, लाहौर हाईकोर्ट ने। लेकिन अब 146 रुपए में परचून में चीनी फरोख्त हो रही है और चीनी के हवाले से मनमानियां हो रही है। कोई शुगर मिल कितने की चीनी फरोख्त कर रही है, कोई कितने की फरोख्त कर रही है। और इस हवाले से हमारा महकमा फूड भी खामोश है और पंजाब हुकूमत जो है ना अभी तक शुगर मिलों कैन कमिश्नर भी अभी तक खामोश है, कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने रोक दिया कि आप नोटिफिकेशन जारी ना करें चीनी की कीमत का। ये अजीब देखे हालात हो गए हैं और हुकूमत जो है हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। और खास तौर पर जो नून लीग की हुकूमत है उन्होंने जाते वक्त देखिए इतनी महंगाई कर दिया, हर चीज पेट्रोल, गैस, बिजली और आटा, दालें, हर चीज महंगी। और अब क्या है, अब कहेंगे कि जनाब मुल्क का बोल बाला होगा, इंसाफ का बोल बाला होगा, हमें वोट दें, हम आपका मैंडेट देंगे और जाकर ये जलसे में तकरीरें करेंगे जाकर। और कहाँ गई मरयम नवाज जो धरने दिया करती थी, लॉन्ग मार्च किया करती थी, महंगाई मार्च अब वो कहाँ गई मरयम नवाज? ये सारी ये जो भी अगली हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पर सारा मलबा डाल देती है। अब जाते जाते ये हुकूमत जो है वो एक अवाम पर बोझ डाल गई है और इस कदर इजाफा, ये कोई यूजुअल इजाफा नहीं है, कीमतें बहुत बेतहाशा बढ़ रही हैं। ये तो यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से पहले भी हम काफ़ी मरतबा डिबेट हो चुकी है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये ऐसा इदारा है और इसको अगर आप इसके फैक्ट्स चेक करें तो ये महंगाई का मुजब एक इदारा है। क्यों कि जो चीनी की कीमतों की बढ़ने का रुझान है उसका मुजब यही इदारा है। और जिस वक्त चीनी की कीमतें 55 या 60 रुपये थी तो 62-65 रुपये थी, तो उस वक्त जब टेंडर्स दिए जाते थे चीनी की ख़रीदारी के लिए तो ये 78 रुपये या 82 रुपये की चीनी खुद ख़रीदते थे। आप अब अंदाज़ा लगाएं कि जब सरकारी सतह पर चीनी की ख़रीदारी 10 से 15 रुपये ज़्यादा होगी तो फिर ओपन मार्केट में उसका रेट ऑब्वियसली फ्लक्चुएट करेगा। और जिनकी पड़ी जो चीनी थी 52-55 की या 62-65 की वो 20 से 15 रुपये, ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये पहली मरतबा नहीं हुआ। और यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉर्पोरेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आम आदमी को रिलीफ मिले और इसमें यूटिलिटी स्टोर्स पर बात बिल्कुल ठीक की है। ऑब्जेक्टिव रह गया। जी खोखर साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आपको जो गाड़ियों वाले लोग हैं या जो पोश इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो बहुत कम वहाँ पर जाते हैं। एक तो
आम तासुर यही है कि वहाँ पर म्यार पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है अशिया खुरोनोश के, और सब स्टैंडर्ड अशिया जो है वो रखी जाती हैं, क्योंकि है कोई नहीं, कोई चेक है कोई नहीं इनका। और अगर आपने चीनी की कीमत की बात करनी है तो चीनी की कीमत वहाँ पे वही होगी जो मार्केट के मुकाबले में, बल्कि अब तो 146 रुपये शायद मार्केट में इतनी ना हो जितनी यूटिलिटी स्टोर्स पर हो गई है। तो चीनी की कीमतें बढ़े या आटे की कीमतें, अब 633 रुपये 10 किलो का आटा जो है वो महंगा हुआ है। और हमने महंगाई मार्च भी देखे, महंगाई मार्च में जी हम महंगाई के खात्मे के लिए ये मार्च कर रहे हैं, और आज वो सभी लोग खामोश हैं। निशानदी कैसर खोखर साहब ने कर दी है कि वो लोग अब कहाँ हैं जो महंगाई मार्च की बातें किया करते थे। अब सारी चीज़ें देखिए, मैं वो हमेशा ये बात करता हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मुल्क मुश्किल में है, रियासत मुश्किल में है, तो फिर आपकी हालत ज़ार भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि एक मुश्किल हालात में मुल्कों की होती है। आपको अगर हम देखें तो आपके तो वही शाना अखराजात हैं, उनमें तो कोई कमी नहीं। आपने मॉडल टाउन से सब्जाजार जाना हो या मॉडल टाउन से काना जाना हो तो आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर आपको भी देखना। ये सारी चीज़ें जो शहजाद खान अब्दाली की स्टोरी में दर्ज हैं, जिसमें दाल चना 20 रुपये महंगी है, सफ़ेद चने 20 रुपये महंगे हैं, और अब कीमत बढ़कर 415 रुपये किलो हो। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये सारी चीज़ें हैं जिससे, और जो घी की कीमत थी वो 425 रुपये, उसमें इजाफा हुआ है। अब 423 रुपये का वो घी है जो दर्जा सोम का घी है, जो शायद चावल 10 रुपये महंगे, और चावल और बासमती चावल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब हर चीज़ की बढ़ रही है कीमतें। तो इस सारी सूरत हाल में यूटिलिटी स्टोर्स का तो ऑब्जेक्टिव फिर खत्म हो गया ना, तो जिसलिए आपने आम आदमी को रिलीफ देने के लिए आपने ये सारा कुछ किया। अरबों रुपए की एक सेक्टर का पैसा आप खर्च करते हैं कि कम से कम एक ऐसी आबादी जो लोअर क्लास है उसको सहूलत दे दी जाए। तो लोअर क्लास को, जिसकी के तादाद भी मुल्क में तकरीबन 85% लोअर क्लास है, और मिडिल क्लास तो आपने छोड़ी नहीं ना, मिडिल क्लास भी अब लोअर क्लास में ही शुमार होगी इस महंगाई के इस तूफान में, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया सेविंग करना। जो कोई लोग सेविंग करते थे उनके लिए भी मुश्किल हो गया। अब मुझे बताएं कि अगर किसी का 10 मरले का घर है तो 10 मरले के घर में अगर 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपया बिल आता है तो वो बाकी अपने अखराजात को कैसे मीट करेगा? उसके फीसें देनी है, उसने दीगर यूटिलिटीज़ के जो अपने बिल्स हैं वो अदा करने हैं। उसके बाद अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और ये इन हालात में अब ऑब्वियसली चैलेंजेस, जब ये गवर्नमेंट आई थी पीडीएम की, तो चैलेंजेस इसके सामने थे, लेकिन जब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में अशाइये पर अशाइया, जोहराने पर जोहराना, तो 10-10 डिशेस का वहाँ पर अखराजात करते हैं, तो फिर ये तासुर आम आदमी कैसे लेगा कि वाकई मुल्क मुश्किल। इनके अगर हम हुक्मरानों के इनकी आनियाँ जानियाँ देखें और इनके प्रोटोकॉल्स देखें तो फिर तो ये तासुर बिल्कुल ज़ाहिल हो जाता है कि ये लोग जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह होता है कि ये झूठ बोला जा रहा है कि मुश्किल हालात है मुल्क के। मुश्किल हालात सिर्फ आवाम के लिए होने, मुश्किल हालात आपके लिए भी तो हो। अब मुश्किल हालात कैसे होकर साहब से की तरफ आऊंगी। ये अब जाते जाते ये जो तोहफा देके गई है वफाकी हुकूमत, तो इन्होंने क्या दोबारा इलेक्शन लड़ने का प्लान नहीं है इनका? जी बिल्कुल, अब इलेक्शन तो ये लड़ेंगे। ये जो हमारे सियासतदान है या हमारे हुक्मरान है, ये ढीठ हो गए हैं, ये बेहस हो गए हैं, इनमें आवाम की खिदमत करने में जज्बा खत्म हो गया है। अब ये देखेंगे, अब जाकर ये किस मुंह से कहते हैं कि हम जी हमें दर्द है, हमें IMF के प्रेशर पर हमने IMF के प्रेशर पर हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, IMF के कहने पर बिजली की कीमत बढ़ाई है। तो हुकूमत के अपने जो रिसोर्सेज है, अब हुकूमत अपने तौर पर कुछ नहीं कर रही है, रखी बैठी है। हमारा मुल्क जो है बजट तो IMF चला रही है, IMF सारे प्लान दे रही है। IMF ने अगर मुल्क को चलाना है, IMF ने कीमतें बढ़ानी है, तो फिर हुकूमत की चीज पर, लेकिन ये तो खुद विदाउट एनी जवाज, अच्छा बहुत सारी चीजें जो है वो, बहुत सारी चीजें जो है, मसलन दूध दही की कीमतों का क्या ताल्लुक है, या गंदम आपके पास, आप कह रहे थे बम्पर क्रॉप है, वो कहते हैं ना कि आपने 3900 रुपए 39 या 4000 रुपए की गंदम आपने खरीदारी की, तो कम से कम मार्केट में, ओपन मार्केट में या यूटिलिटी स्टोर्स पर कम से कम
उस हिसाब से तो रेट्स होने चाहिए ना। कोई पॉसिबल रीजन तो हो ना जिसकी वजह से, जिसकी बिना पर अब ये 20 किलो का थैला जो है वो 3000 से तजावज कर चुका है, जो कि चंद साल कबल की बात है। ये 548 रुपए का हुआ करता था। आप अंदाजा लगाएं कि 35 से कीमतें 65 हुई और 65 से बढ़कर 135 रुपए किलो तक जा चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्वाय ये स्लोगन करने के हमने अपनी सियासत, अपना जो पॉलिटिकल जो उनका कैपिटल है उसको हमने दाव पर लगाकर ये रियासत बचाने की बात की है, बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात इस हद तक मानते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने भी करके दिखानी है, लेकिन आपने बदकिस्मती से करके नहीं दिखाई। जो बात बेहिसी की कर रहे हैं खोखर साहब, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि जो अवाम से वोट मांगते वक्त जो नारा लगाया जाता है वो नारा कुछ और है, और जब एग्जीक्यूशन की बात आती है अपने ही मंशूर की, तो उस वक्त जो हम सूरत हाल है वो डिफरेंट देखते हैं। जो बात IMF के हवाले से की, पॉलिसियों का तसलसल जब तक आप नहीं रखेंगे और जब तक आप खिंचातानी में रहेंगे, एक दूसरे के दस्तों गिरेबान रहेंगे, तो ऑब्वियसली फिर ग्राम फरोश भी अपना रास्ता निकालेगा। जो जिसने गंदम ज़ख़ीरा की हुई है, जिसने चीनी ज़ख़ीरा की हुई है, जिसने घी ज़ख़ीरा किया हुआ है, वो अपना रास्ता निकालेगा। तो गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो अगर दें तो तकरीबन 35% का गैप आता है। जो आम जो अशिया खुरोनोश हैं ये यूजुअली ऐसे होता है ना कि जब इतनी कीमत बढ़ाई जाती है अगर तो कभी आपको मार्केट में बढ़ जाती है खुद, कभी आपको प्रोग्राम करने का इत्तेफाक हो सब्जी मंडी में और आप कीमतें देखें तो आप बिल्कुल हैरान होंगे। यकसर मुख्तलिफ है जो सब्जी मंडी की कीमतें हैं, और उसके बाद फिर आप अपने मोहल्ले की जो सब्जी की दुकान है वहां से अगर आप सब्जी खरीदें तो आपको आप ये कहेंगे कि ये तकरीबन बहुत ज्यादा, ये 35% का ये डिफरेंस है, जो कि माजी में हम देखते थे कि ये 10% से ज्यादा नहीं होता था। और इसका मतलब है 25% महंगाई की जिम्मेदार ये वो ग्राम फरोश हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आम आदमी से, इसी वजह से लोग जो है वो जाते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर कि कम से कम हमें सरकारी निर्खनामे के मुताबिक तो अशिया खुरोनोश मुयस्सर आएंगी। लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां जाके फिर वही सुहाने ख्वाब की तरह सजा के जाते हैं, सुहाना ख्वाब, और वहां पर जाके लाइनों में वहां पर जाके वो 4 घंटे एक चीनी लेने के लिए, लेने के लिए, और 20-25 रुपए फिर आप 5 किलो चीनी नहीं खरीद सकते, 2 किलो चीनी खरीदेंगे अगर आपने सारी ग्रोसरी वहां से खरीदनी है। इस तरह की सैंक्शंस भी हैं। तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को बेहतर ये है कि अवाम का अरबों रुपया फौंकने की बजाय इस इदारे को बंद कर दिया जाए, और बंद करके ओपन मार्केट को थोड़ा टाइट करें ताकि मामलात को बेहतर किया जाए। गली मोहल्ले में वो चीज जो है वो आप बिल्कुल राइट दें। आप 10% का मार्जिन हो मंडी का और जो परचून की दुकान है उसका, तो कुछ भी नहीं होगा। आप जो हम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की देखते हैं कारकर्दगी, तो वो पता चलता है जी फलां प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने इतने जुर्माने कर दिए। तो जुर्माने दरअसल जो है वो फेवर होती है, और जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे, सिर्फ 72 घंटों के लिए बंद करें, तो उसको भी लग पता जाएगा, और वो आइंदा जो ग्राम फरोशी है या महंगी चीजें सरकारी निर्खनामे के बरअक्स फरोख्त करने हैं। अब आए चीनी की तरफ। चीनी की अगर बात करें तो खोखर साहब की स्टोरी थी प्रीवियस वीक में कि केन कमिश्नर ने तलब किया है शुगर मिल्स एसोसिएशंस को, और उन्होंने बिल्कुल वो जो अहकामात हैं केन कमिश्नर के वो खातिर में नहीं लाए। ये बहुत ताकतवर माफिया है, और ये पूरी तरह से अवाम का, सबको खुद को शुगर है, लेकिन अब अल्लाह करे कि इनको समझ आ जाए, ये अपना प्रॉफिट मार्जिन। इनकी शुगर मिलों के नाम पता क्या है? मदीना शुगर मिल, मक्का शुगर मिल, रमजान शुगर मिल, और काम इनके करतूत इनके देख ले शुगर मिलों के क्या है। और जब जितने भी शुगर मिलों के मालकान है, किसी ने 1 आज किया होगा, किसी ने 2 आज किए होंगे, लेकिन इसके बाद लंगर भी चलते हैं, और इसके बावजूद देखे कि शुगर मिलों के जो कीमतें हैं और मुनाफा लोगों को रिलीफ नहीं देना, और महंगाई करते हैं, और शुगर इतनी महंगी की हुई है। तो ये क्या हालात, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बात सारी ना इस मुल्क के अंदर आप आज ऑथोराइज करें केन कमिश्नर को कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर। देखिए निगरान गवर्नमेंट है इस वक्त, और निगरान गवर्नमेंट की बिल्कुल ये जिम्मेदारी है कि केन कमिश्नर को ऑथोराइज करें, और केन कमिश्नर को जवाबदेह हो शुगर मिल्स एसोसिएशन को। यहाँ पर यही तो मसला है, इसी वजह से तो ये कीमतें। अब मुझे बताएं, अगर आपकी जो गन्ने की फसल है
किसान जो है वो आज भी चक्कर लगा रहा है इन शुगर मिलों के बाहर, उसको जो सरकारी रेट मुकर्रर किया जाता है उसको वो पैसे नहीं मिलते, उसकी कटौतियाँ होती हैं, उसको जुर्माने करते हैं कि जी आपका गन्ना सही नहीं है, या और हिले उज्जत बनाकर उसको जुर्माने किए जाते हैं। शुगर मिलों के बाहर तो अगर आप देखेंगे तो वो किसानों की लाइनें लगी हैं, अच्छा उसको भी फ़ायदा नहीं होता और अवाम का खून ये निचोड़ते हैं। यानी ये सिर्फ 1 रुपया भी कीमत बढ़ाए ना तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ इनके हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और जितना इजाफा किया गया है ये अनइमेजिनेबल है और कोई इसका जवाब नहीं है, अब कोई जवाब नहीं है हुकूमत के पास। खैर चलते हैं अभी एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक अच्छी खबर के हवाले से आपको आगाह कर देते हैं कि टोरंटो मार्केट को भी अब टूरिस्ट साइट बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने वॉल सिटी अथॉरिटी से इस हवाले से बिजनेस प्लान भी तलब कर लिया है। कैसर खोखर ही हमारे साथ हैं, आप ही की ये खबर है, बताइएगा। जी बिल्कुल टोरंटो मार्केट जो है उसको टूरिस्ट साइट बनाने का फैसला किया गया है। वहां पर जो है बिजनेस प्लान मांगा गया है, सकाफती अशिया रखी जाएंगी और इस हवाले से वहां पर एक कंटीन भी बनाई जाएगी और उसको ऐसे जब अजायब घर से लोग निकलेंगे तो टूरिस्ट जो टोरंटो मार्केट है वहां पर लोग जाकर स्टे कर सके, वहां पर बैठ सके और वहां पर सकाफती अशिया देख सके और उसको टूरिस्ट जो प्लेस है वो बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो बिजनेस प्लान मांगा है वॉल सिटी अथॉरिटी को और वॉल सिटी अथॉरिटी को हदायत किया है। जबकि इसके साथ ही महकमा खजाना ने जो सदरन लूप 3 जो लाहौर रिंग रोड का मुल्तान रोड से अड्डा प्लाट तक बनना है उसके लिए 6 अरब रुपए जारी किए हैं। जबकि गुलबर्ग से वाल्टन तक जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनना है उसके लिए 1.4 अरब रुपए महकमा खजाना ने जारी किए हैं। इसका कोई टाइमलाइन भी दी गई है वज़ीर आला की जानिब से कब तक ये बिजनेस प्लान दिया जाए, क्योंकि अगर उनकी जानिब से कहा जाता है तो काम फिर कैसे खोखर साहब हो ही जाता है। जी बिल्कुल, इस वाले से जो पैसे हैं वो जो महकमा खजाना ने 6 रुपए जारी किए हैं। अच्छा। और इस वाले से जो सदरन लूप जो है 3 बनेगा और इस वाले से जो है बाकायदा तौर पर जो है वो मुल्तान रोड से अड्डा प्लाट तक बनेगा। ठीक है, वो राउदर साहब आपकी तरफ आऊंगी, किस तरह से ये जो बिजनेस प्लान होगा और ये एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है अवाम के लिए। देखिए कैसर खोखर साहब की ये स्टोरी है, पहले टोरंटो मार्केट पर चूंकि रिसेंटली विजिट किया था चीफ मिनिस्टर साहब ने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का गालिबन दिगर जो वहाँ पर इमारतें तारीखी इमारतें वहाँ का भी, और टोरंटो मार्केट एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट था। ये साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई के दौर में 2005-6 में गालिबन इसको रेनोवेट किया गया था और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट एक पॉइंट बनाया गया था। उसके बाद से हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूटी है और इस पर हम देखते हैं कि जो सरकारी इदारे हैं वो गफलत का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से एक मतलब फिर वो खस्ता हाली का शिकार होना शुरू हुई है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ का विजिट किया और उसको बाकायदा एक टूरिस्ट स्ट्रीट बनाने, टूरिस्ट पॉइंट बनाने का जो है वो फैसला किया और वॉल सिटी अथॉरिटी को पाबंद किया कि वो जल्द अज जल्द इस पर पिकनिक पॉइंट ऑब्वियसली वो बनेगा और उसमें स्पेस भी काफ़ी है, पार्किंग का इशू वहाँ पर नहीं है। पार्किंग बल्कि जो म्यूजियम के लिए पार्किंग इस्तेमाल की जाती है वो भी पहले जैसे रुझान होता था ना लोगों के अंदर, अब उस तरह से लोग जाते भी नहीं है। नहीं, अगर आप ये अब हमारे यहाँ तो बुक रीडिंग क्यों खत्म हुई है, क्योंकि जो सोशल मीडिया जाते हैं उस तरह से सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की वजह से अब डिजिटल लाइब्रेरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है और इसीलिए ग्रेटर इकबाल पार्क में भी डिजिटल एक वो लाइब्रेरी वहाँ पर बनी भी हुई है। फिर ई लाइब्रेरी यहाँ पर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ एरिया है वहाँ पर ई लाइब्रेरी भी है और इसका बुक रीडिंग का रुझान ज़ाहिर है ख़त्म हुआ, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो शनाख्त थी शहर की तारीखी मकामात वो तारीखी विरसा हमारा मसख हो रहा था, जिसमें टोरंटो मार्केट बड़ी एक अहमियत की हामिल है। माल रोड पर मौजूद है, अनारकली जो कि तारीखी एक एरिया है और उसी के बिल्कुल करीब है, उसको अब पिकनिक पॉइंट बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि कम अज़ कम कोई वहाँ पर जाए तो कोई घंटा 2 गुजारे और अपनी ज़ाहिर है वो उसके लिए महसूर कुन भी हो, कोई इस तरह का इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट किया जाए।
तो ये इस तरह के मुकामात हैं जहाँ पे हम सोचते हैं जाने से Exactly. पहले बच्चों को हमने ये देखा है, हालांकि उसके लिए क्लिंटन मार्केट को अगर आप गुजरते हुए कभी उसका जायजा लें तो उसके लिए कोई इस तरह की कोई बेंच जरूर होना चाहिए कि फोटो की बैकग्राउंड पे वो क्लिंटन मार्केट है। बहुत उसको जब रेनोवेट किया गया था उस पर खतीर रकम खर्च की गई थी। अब ये रेनोवेशन के बाद जब इसको खोला गया तो वहाँ पर चंद एक एक्टिविटीज़ हम देखते हैं कि वहाँ पर कैलीग्राफी की जो एग्जीबिशंस हैं वो हो जाती हैं और मास वाइज के इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो अब उसको मुस्तकिल एक पिकनिक पॉइंट बनाने के लिए जैसे लोग जू में जाते हैं या म्यूजियम में जाते हैं या वॉल्ट सिटी के एरियाज में जाते हैं, तो इसी तरह क्लिंटन मार्केट को भी एक बाकायदा पिकनिक पॉइंट एरियाज है, जैसे जू हो गया, वॉल सिटी हो गया, यहाँ पे लोग जाने से डरते हैं क्योंकि पार्किंग का सही निजाम नहीं मिलता है। एग्जैक्टली, मसाइल तो बहुत हैं, मसाइल तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स इस तरह के करने की जरूरत है अब। एग्जैक्टली, अब इस पे लेकर रिदा वहाँ पर जो बच्चों के स्कूल के जो फंक्शन स्कूल के जो टूर हैं वो तो आते हैं ना, उसके लिए वो बड़ा जरूरी है कि वो बच्चों के जो स्टडी टूर जिसको कहते हैं वो वहाँ आते हैं। अब स्टडी टूर मार्केट भी आएंगे, और इसके ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इसका जो पैरेलल प्रोजेक्ट है वो सदर्न लूप 3 है, प्रोवाइड करने की जरूरत है। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बांग्लादेश की टीम, नेपाल की टीम, अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीमें हैं ये लाहौर आएंगी, मुल्तान जाएंगी और मैच खेलेंगी। सही हो गया। अब हम आज नेक्स्ट की हमारी जो अगली खबर है वो शामिल कर लेते हैं। कौमी परचम के साथ सियासी जमात का झंडा लहराने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और ये बहुत अच्छा इकदाम है और मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है क्योंकि जहाँ पे जश्न आज़ादी पाकिस्तान की जहाँ पे जज्बा होना चाहिए वहाँ पे जो सारी सियासी जमातें हैं अपनी सियासत चमका रही थी। मेरे सहाफती करियर में 5-6 साल बाद या 7 साल बाद एक ऐसी यौम आज़ादी आया जो बिल्कुल जिसको गैर सियासी गैर सियासी यौम आज़ादी कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जब भी कोई मार्च की कॉल दी जाती थी तो वो 14 अगस्त को दी जाती थी। कुछ सियासी जमातें अपना चूरन बेचने के लिए 14 अगस्त का जो वह तरीका चुनाव करते थे, तो वो एक मिक्सचर था यानी कौम यौम आज़ादी भी अपने तौर पर नहीं मना सकती थी, तो कौम को डिवीजन हमने देखी। लेकिन इस मरतबा बड़ा अच्छा ये इक़दाम है कि घर से निकलें तो कौमी परचम उठाकर निकलें और अगर नहीं भी उठाया होगा तो फिर भी कोई इशू नहीं है। लेकिन सरकारी ये जो सियासी झंडे हैं इनसे अगर इस्तेमाल करेंगे तो तकसीम नजर नहीं आएगी, एक कौम नजर आएगी। बेहतरीन मौका है हमारे पास। ये जो कौमी परचम के साथ सियासी जमात का झंडा लहराने पर पाबंदी है, ये हिटलर का कानून है। सियासी जमात का झंडा लहराना चाहिए। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था तो उस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग का झंडा लहराया गया था, कौमी परचम उस वक्त भी नहीं था, उस वक्त भी कौमी परचम नहीं था। लिहाजा कौमी जो सियासी जमात का झंडा होता है वो जमहूरियत के माथे का जुमर होता है, लेकिन यौम आज़ादी कौम का है ना। बहुत अच्छी खबर है। अभी हेडलाइंस का वक्त हुआ, हेडलाइंस के बाद दोबारा से आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ये सियासी वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। और अभी हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बताएं कि ऐसे गार्डन्स के ज़रिए तमाम पाकिस्तान का पहला जो इंटरनेशनल पाक अफगान फाइटर्स टूर्नामेंट हुआ और इस हवाले से जो पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन और साथ ही साथ ऐसे गार्डन्स के जो कोलैब था उसके नतीजे में ये टूर्नामेंट था, उसका इनेकाद किया गया। इस हवाले से बात करेंगे ये टूर्नामेंट आखिर है क्या और कब हुआ, अब आगे इसका क्या प्लान है। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट गेस्ट मौजूद हैं जो कि सदर पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन है, राजा बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस टूर्नामेंट के हवाले से, ये IFT2 क्या है? इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट है, ये एक प्रोफेशनल सीरीज़ है और पाकिस्तान वर्सेस ईरान ये एक टूर्नामेंट हो रहा है। हम एक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के तहत इन तमाम मुल्कों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें पहले हमने पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान किया जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया और अब हम 19 अगस्त को पाकिस्तान वर्सेस ईरान कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो प्रोफेशनल MMA के फ़ाइटर्स हैं, उनका
ईरानियन टॉप फाइटर से मुकाबला है। और मिक्स मार्शल आर्ट्स में जो हमारा काम है वो ये है कि पिछले कुछ सालों से हम नेशनल चैम्पियनशिप भी करा रहे हैं, यूथ पे भी काम कर रहे हैं और एमेच्योर, प्रोफेशनल और यूथ तीनों सेगमेंट्स को लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये जो पहले टूर्नामेंट हुआ था ये लास्ट ईयर हुआ था? ये अब 3 महीने पहले हुआ था। अच्छा। 3-4 महीने पहले। और ये अब सेकंड अब होने जा रहा है। सेकंड अब हो रहा है और थर्ड हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया करने लगे हैं। ओके। और वो 2 दिसंबर को होगा। ओके। और हम कोशिश ये कर रहे हैं हम कि उसको पाकिस्तान में कराया जा सके। दोनों मुल्कों से दरख्वास्त है कि स्पोर्ट्स के जरिए आपस में करीब आ जाए, अगर और कोई तरीका नहीं है तो। एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि पहले हमने इस तरह के इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स रिलेटेड कोई टूर्नामेंट के बारे में सुना नहीं है। और जाहिर सी बात है अब इंडिया के साथ जब होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो एक इंटरेस्ट लेवल है ना वो कौम का वो बढ़ जाएगा जी। हाँ, तो ये एक अच्छा इकदाम है। तो इससे ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि इस मार्शल आर्ट्स जो कि एक फील्ड है, प्रॉपर स्पोर्ट्स है, लोगों का रुझान किस तरह से, बच्चों का और नौजवानों का, इसमें कैसे बढ़ेगा? बेसिकली किसी भी मार्शल आर्ट्स की तरह जो मिक्स मार्शल आर्ट्स है, बेसिकली वो ये है कि उसके अंदर तमाम मार्शल आर्ट्स को हमने मिक्स कर दिया। और ये बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस है। अगर आप उसको देखें, इसके अंदर ग्राउंड गेम है, इसके अंदर किक बॉक्सिंग है, इसके अंदर जुजित्सु, इसके अंदर तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को कंपटीशन दे रहे हैं हम, पहले तो उससे इंटरेस्ट आ रहा है। फिर हम हर साल जो नेशनल चैम्पियनशिप करा रहे हैं उसमें हर वेट कैटेगरी में हमारी तकरीबन 13-14 वेट कैटेगरीज हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की। ठीक है। ईच वेट कैटेगरी में उनको 5 लाख रुपीज़ हमने इनाम रखा। सही। उससे एक थोड़ा सा इंसेंटिव डेवलप हुआ। फिर जो हमारे विनर्स होते हैं वो बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अंडर में वो इंटरनेशनली उनको एक्सपोजर मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इसका फुकदान था पहले, अब इसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं और इसको लेके चल रहे हैं। आपकी फेडरेशन है ये ऐसे गार्डन के इश्तराक से ये करवाया? ऐसे गार्डन जी हमारा मेजर स्पॉन्सर है। और ऐसे गार्डन ना सिर्फ इस स्पोर्ट्स में, बाकी तमाम हम तकरीबन 12 स्पोर्ट्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और शाना बशाना काम कर रहे हैं। और एक सक्सेस स्टोरी है बाकी लोगों के लिए कि आएँ देखें कि स्पोर्ट्स आपके लिए दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। अगर आप इसको उस नज़र से भी देखते हैं, आपका एक पॉजिटिव इमेज डेवलप होता है और ऐसे गार्डन्स को पाकिस्तान वाले बड़ा एक अच्छी नज़र से देखते हैं। अच्छा, आपकी फेडरेशन क्योंकि काफ़ी अरसे से अब काम कर रही है, कितने साल हो गए हैं? और साथ ही साथ ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना मार्शल आर्ट्स में नौजवानों का, और ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एक ऐसी फॉर्म है जो कि सेल्फ डिफेंस और बहुत सारी इसके अंदर और गेम्स हैं। तो जो बच्चे हैं वो भी और नौजवान भी, कौन सा एज ग्रुप है और क्या ख़वातीन भी उसी तरह से इसमें पार्ट ले रही हैं? देखिए, बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए ना तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। और ये एक लाइफ स्टाइल है, तो इसमें एज ग्रुप नहीं है। मतलब 70 ईयर्स ओल्ड वो भी आ रहे हैं। अभी जो एक नई फाइट होने वाली है इंटरनेशनली, जो मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क की होने लगी है आपस में, UFC 300 ये विद इन 2 मंथ्स वो आपस में, और एक बहुत बड़ा एक पूरी दुनिया में एक ये फाइट का चर्चा हो रहा है। तो मतलब कहने का ये कि बच्चों के लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को जब कंपटीशन मिलते हैं और इस तरह के मिलते हैं और जब वो हारते हैं, हार के फिर वो जीतने के लिए ना उठते हैं और आपको स्पिरिट जैसे होता स्पिरिट आता है। और इस हारने से जो वो सीखते हैं वो शायद जीतने से नहीं सीख सकते, और ये सारी ज़िंदगी उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। हम देख रहे हैं भावलपुर के जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के केसेस या किसी और के केसेस, जब लड़कियां ब्लैकमेल हो रही हैं किसी ना किसी तरीके से, अगर उनका सेल्फ डिफेंस अच्छा है और वो MMA उनको सिखाती है, तो उनको कभी किसी इस सिचुएशन में नहीं आना पड़ता। हमारी जो लड़कियां हैं वो गिलगित से लेकर लाहौर तक बसों में सफ़र कर रही होती हैं, अकेली सफ़र कर रही होती हैं और किसी की हिम्मत नहीं है। कॉन्फिडेंट इनफ ना कि दे हैव द पावर, दे नो हाउ टू डिफेंड देयरसेल्फ एंड रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशन। आजकल स्पेसिफिकली जिस तरह का ज़माना हो चुका है, डकैतियाँ, चोरियाँ, और राह चलते आपको कोई भी हैरेसमेंट के केसेस और इस तरह से सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, खासकर ख़वातीन के लिए। तो ओवरऑल कितने लोग इस वक्त इस फेडरेशन के अंदर सीख रहे हैं, या कितने खिलाड़ी हैं जो कि आप प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बाहर जा रहे हैं? देखिए, इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है हर साल इसमें बढ़ रहे हैं। अच्छा। पिछले साल हमारे पास तकरीबन 600 एंट्रीज थी। अच्छा। उससे पिछले साल हमारे पास सिर्फ 70 एंट्रीज थी। अब जो हमारी नेशनल चैम्पियनशिप होने जा रही है, जो IFT के फ़ौरन बाद हम शुरू कर देंगे,
उसमें अभी तक हमें 1200 एंट्रीज आ गई हैं। तो ये इससे ये हमें फील हो रहा है कि इस स्पोर्ट का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और इसमें जो चीज़ की कमी है ना वो ये है कि अब इसमें स्पॉन्सर्स आने चाहिए। ऐसे गार्डन्स अकेला इसको बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, बट वी नीड मोर स्पॉन्सर्स, वी नीड मोर पीपल टू कम इन। गवर्नमेंट साइड से इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट साइड से अभी तक आपको कोई सपोर्ट? हमें अभी तक लिटरली कोई सपोर्ट नहीं है। हमें उनकी एक मेजर सपोर्ट चाहिए। और जिस तरह का ये इवेंट है 19 अगस्त को पाकिस्तान वर्सेस ईरान, ये एक नेशनल इवेंट है। नेशनल इवेंट है और फिर पाकिस्तान का नाम ही रोशन होगा ना। पाकिस्तान के खिलाड़ी बाहर जाएंगे जब दो टीम्स आपस में, तो पाकिस्तान के ही नाम लेके वो खेलने वाले हैं। तो गवर्नमेंट का ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बड़ा एक रोल होना चाहिए, जो कि एब्सेंट नजर आता है स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली। बस वो आपस में उनके झगड़े खत्म हो जाए तो फिर वो स्पोर्ट्स को भी देख लेंगे। लेकिन ये कि ये वो सेक्टर है जिसको पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, या पॉलिटिकल जो आपके भी इवेंट्स हैं उससे इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जो बच्चे लड़ रहे होते हैं उसकी जो पीछे तैयारियां होती हैं बच्चों की बहुत मेहनत होती है, टाइम लगता है, आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कोई स्पोर्ट सीखते हैं और फिर उसको एक नेशनल लेवल पे फिर खेलते हैं तो ना सिर्फ बच्चों की बल्कि जो उनकी फैमिलीज होती हैं उनकी भी एनर्जी और इन्वेस्टमेंट होती है इस चीज़ के अंदर। तो उसको कैसे आगे लेके चलना है, ये हुकूमत का किरदार यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा कि लास्ट ईयर से ज़्यादा इस दफ़ा देखा है आपने कि एंट्रीज हैं फॉर प्लेइंग दिस, तो आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है? हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया ये होता है कि बेसिकली जो एमेच्योर है उसके अंदर हम पूरे पाकिस्तान में कैपिटल्स में जाके तो ट्रायल्स करवाते हैं। अच्छा। और वहाँ ट्रायल से वो लोग ऊपर आते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से शहर, कितने शहर? तमाम शहरों में हम 7 जगह पे हमारा नेटवर्क है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उसके बाद सिंध, तमाम प्रोविंसेस हो गए, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद का एक अलहदा होता है। तो ये 7 जगहों पे ट्रायल्स होते हैं और प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं। वहाँ से लोग ऊपर आते हैं और ऊपर आके फिर हम ऐसे गार्डन्स के अंदर इसका क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल करते हैं। अच्छा। और वहाँ के जो विनर्स हैं उनको फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है, कैश प्राइजेस भी देते हैं, मेडल्स भी होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स। तो ये एक नेटवर्क है। तो अभी कौन कौन से हमारे जो खिलाड़ी हैं जो कि हम देख रहे हैं कि फ्रंट पे हैं और बाहर जाके हमारे लिए खेल रहे हैं? जो एमेच्योर सेक्टर है उसमें हमारे लास्ट के ईमान एक लड़की है कराची से, बहुत अच्छा खेल रही है। बानो भट्ट एक बहुत अच्छी खेल रही है। शगुफ्ता हमारी चैंपियन है। ये 3 चैंपियंस हैं। अच्छा। एक लड़की फाइका है, वो चैंपियन है। बॉयज़ में देखें तो कतुशी एक लड़का है। उसके अलावा हमारा गुज्जर एक बड़ा फेमस हमारा पहलवान है, वो भी इस दफ़ा जीता था। उसके अलावा 6-7 के करीब ये एमेच्योर के हैं। और जो प्रोफेशनल है, अब वो जो प्रोफेशनल सर्किट है वो एमेच्योर के बाद शुरू होता है। मतलब एमेच्योर का आपका एक रिकॉर्ड होना चाहिए एटलीस्ट 20, 25, 35। उसके बाद आप प्रोफेशनल सर्किट में आते हैं। तो प्रोफेशनल में हमारा अभी रिजवान, आकिब, उवैस शाह जो ये फाइट लड़ रहे हैं, उसमें फिर एक जट है हमारा ब्रेव जिम से आ रहा है। तो मिला जुला के एक अब्दुल रहमान कराची से है। पूरे पाकिस्तान से तकरीबन इसकी रिप्रेजेंटेशन है। हैदर अली एक बहुत ज़बरदस्त किक बॉक्सर है, वो अच्छा। इसमें आया। वो नाम है जो कि आगे आ रहे हैं। ये वो नाम है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत अच्छा है और ये भी चूंकि इंटरनेशनल फाइट्स इनको मिल रही है तो इसका स्टेटस भी वही है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन, वेयर डू यू सी इट इन नेक्स्ट 5 years? आपको क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि ये इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। हमारी कुछ जो NGOs हैं उनसे भी बात हो रही है और हम एक 10 साल का प्लान कर रहे हैं। अच्छा। छोटे बच्चों पे काम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ आपको पता ही है, सबको पता है कि हम ओलंपिक्स में बहुत पीछे हैं, हमें काफ़ी सालों से कोई मेडल नहीं मिल रहा। तो इसका जो स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है स्पेशली मिक्स मार्शल आर्ट्स का, वो हम बिल्कुल छोटे लेवल से लेके उनको फिर हम आगे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जाके MMA ओलंपिक में भी आ रही है विद इन कपल ऑफ ईयर्स। तो उसमें हमें लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान विद इन 5 to 6 years
मेडल्स लेने इंशाल्लाह। और अभी आपको जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, एक तो आपका ये फाइनेंशियली, क्योंकि ऐसे गार्डन्स जैसा कि आपने कहा है इज द बेस ऑफ इट ना, कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन अदर देन दैट यू डोंट सी एनी स्पॉन्सर्स फ्रॉम हुकूमत की तरफ से, कोई हेल्प नहीं है, तो आपको इसके अलावा कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, एक तो ये कि सबसे पहले जो हमारा फाइटर है ना, हमने उसका हेल्थ केयर, उसके खाने, उसके पीने, ये वो फील्ड है जिसमें उनका डेली 5-6 हज़ार रुपये की सिर्फ खिलाना पड़ता है। तो इस तरह मेरा ये है कि जिस तरह आप लोगों ने बाकी चीज़ों को ओन किया है, क्रिकेट को ओन किया है, हॉकी को ओन किया है, MMA के प्लेयर्स को ओन करें और इनको सपोर्ट करें। इंडिविजुअली आपकी तरफ से ये जाके लड़ेंगे, ये आपका नाम रोशन करेंगे, और इसके अंदर बाकी स्पोर्ट्स से ज़्यादा चाम है। तो आपने जैसा कहा है कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, फिर आपने बच्चों के लिए बच्चों का जिक्र किया है, तो आप किस तरह से इनकरेज करेंगे कि आप एक अगर आप शेड्यूल बना के दें कि इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं आपको, बहुत सारे नौजवान देख रहे हैं, तो उनको अपने लाइफ में किस तरह के चेंजेस, कितना वक्त देना पड़ेगा इस गेम को अगर दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? देखिए, इसमें डेली का अगर 1-2 घंटे 1-1.5 घंटा भी दे दें, इनिशियली बच्चों की स्टेज में काफ़ी है, वो अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं, और थोड़ा सा वो जो टाइम जो वो एक्स्ट्रा मोबाइल फोन्स पे और गेम्स पे लगा रहे हैं, हाँ, उससे भी उनकी जान छूटेगी। हेल्दी एक्टिविटी के अलावा जो है ये आपकी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपका स्पिरिट आपके अंदर करेज लेकर आता है, आपको जीने के जो स्पोर्ट्स है ना बच्चों में, अगर ये पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए, या फिर बचपन से ही अगर आप उसको इंडल्ज कर दें इस तरह की एक्टिविटीज़ में, तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकता है। इसमें एक चीज़ जो है ना, लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ से सीखें, हाँ, समझ नहीं आती। हमारी एक वेबसाइट है pmmaf.org, अगर उस पर आप जाएं तो आपके नज़दीक तरीन जो भी क्लब है, अच्छा, उसका उसमें मेंशन किया हुआ है, वहाँ के कोचेस का नंबर्स वगैरह दिया हुआ है, उसमें जाएं और आपको अपने करीबी जो हमारे से सर्टिफाइड क्लब हैं और सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं उनका पता चल जाएगा, आप इसको ज्वाइन करें। एक और ये कि जो 19 अगस्त को ये हमारा इवेंट हो रहा है इसका मैं चाहूँगा एक फ़ोन नंबर, एक UN नंबर है, वो भी शेयर करूँ ताकि अगर कोई आना चाहे, देखना चाहे। इसका नंबर है 042111724786। इस पे डायल करें, हमारी 24 आवर सर्विस है, हम गाइड कर रहे हैं और हम इनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसको देखें। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर हमें कोई स्पोर्ट सीखना है या हमारे अंदर चाह ज़रूर होती है, हमारा दिल कर रहा होता है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि कहाँ से सपोर्ट हासिल करें। तो हियर इज़ द नंबर, जैसा कि आपने बताया है, फिर एक साइट आपने बताई है, तो गो चेक देयर सोशल पेजेस आउट, ऑल्सो सोशल मीडिया पेजेस, तो आपको इंफॉर्मेशन जो है बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी। और क्लब ज्वाइन करें, जैसा कि कहा है इन्होंने कि 1 से 2 घंटे अगर रोज 1 से 2 घंटे दे दें, और उसके बाद अपनी डाइट का ख्याल रख लें, क्योंकि वो हम सारी चीज़ें सिखाते हैं, हम उनको फास्ट फूड से दूर करते हैं, हम उनको हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो जब चेंज होता है, उनके स्लीपिंग पैटर्न अच्छे होते हैं, उनके हार्मोनल डिसबैलेंसेस वो ठीक हो जाते हैं। आजकल तो आपको पता है कि सारा सब कुछ ही आगे पीछे हुआ है। तो आपका एक लास्ट मैसेज मैं लेना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो कि मज़ीद आगे आना चाहते हैं और इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं। देखिए, सबके लिए मैसेज है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वो फॉर्म है कि एक कॉन्सेप्ट इसका ये बना हुआ है कि ये बहुत कोई ब्लडी गेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो तो उस लेवल पे आप जाके देख रहे हैं जिसमें 20-20 साल की ट्रेनिंग होती है जो टीवी पे हम देखते हैं। अदरवाइज़ ये एक बहुत अच्छा गेम है, बहुत हेल्दी गेम है और कॉम्पिटिटिव है और इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए, स्पेशली जिनको 14-15 साल 16 साल से पहले किसी जिम में नहीं घुसने देते। मिक्स मार्शल आर्ट्स में वो 2 साल से की एज से आ सकते हैं और आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसमें इवन हमने ये भी किया हुआ है कि अगर आपको घर पे ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे जो सर्टिफाइड कोचेज़ हैं वो आपके घरों पे जाके पूरे पाकिस्तान में हर कोने में वो आपको दे सकते हैं। और वंस यू आर इन दिस लाइफस्टाइल, आपको इतना मज़ा आता है कि आप शुक्रगुजार होते हैं हर उस शख्स के जिसने आपको इसके बारे में बताया। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच राजा बाबर। सदर पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन हमारे साथ थे, और वो बच्चे जो कि या फिर नौजवान जो इसको अपना लाइफस्टाइल उनको चेंज करना पड़ेगा, अगर हेल्दी होना चाहते हैं, मेंटली फिजिकली स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, यू हैव द नंबर्स अवेलेबल, गो फॉर इट। अभी हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक और अब चलेंगे आपके नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है हेल्दी टिप। ज़ोहेब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं तो उनकी तरफ चलेंगे। ज़ोहेब बताइएगा आज आपके पास कौन कौन सी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है? Assalamualaikum guys, this is Zaid Bukhari. I'm internationally certified fitness trainer. मेरे साथ हैं अली जवाद, he is also a certified fitness trainer और हम दोनों आज मिलकर आपको बताएंगे प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइज के बारे में। प्लायोमेट्रिक्स क्या होता है? ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर जंप्स होते हैं, डायनामिक्स एक्सरसाइज होती हैं, पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज की जाती हैं। तो इन एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कि आपकी एजिलिटी बेहतर होती है, आपका स्टेमिना बेहतर होता है, आपकी एंड्योरेंस बेहतर होती है, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस पीक पे होता है। तो 3 से 4 एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज वो लोग नहीं करेंगे जिनको किसी भी जॉइंट पेन है, किसी किस्म का भी, अगर पैर एंकल पे है या नी जॉइंट है या हिप जॉइंट है या बैक बोन का कोई भी जो किसी भी जॉइंट की पेन है तो वो प्लायोमेट्रिक्स नहीं कर सकते, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। ओके, स्टार्ट विद द वार्म अप। 3 से 4 एक्सरसाइज बताएंगे प्लायोमेट्रिक्स को, अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह फैट ऐसे जाएगा। ओके गो, जंपिंग जैक्स फॉर 10 सेकंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, साइड जंप्स 1 2 3 गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Back kick 1 2 3 go। 5 4 3 2। Standing calf raise, recover yourself। 5 4 3 2 and 1। Perfect। Okay, let's start। Are you ready? Yes. Okay, start with the burpees। burpees करेंगे, मैक्सिमम नीचे जाएंगे। अच्छा, burpees with push-up करें, 5 burpees। Okay, 1 2 3 and go। पुशअप किया, जंप फॉरवर्ड, देन जंप अप। burpees का एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जंप करो, जंप शुड बी एट लीस्ट 6 इंचेस अबव द फ्लोर। शाबाश बॉय, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो बिगनर्स के लिए नहीं होती, वो उन लोगों के लिए प्लायोमेट्रिक्स होती हैं जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो जो बिगनर्स हैं उन एक्सरसाइज को ट्राई ना करें, कोई इंजरी ताकि ना हो जाए, ताकि आप सेफ जोन में रहें। अच्छा, 1 रैप मोर बॉय। ओके, वेरी गुड, शाबाश। रिकवर योरसेल्फ, थोड़ा सा मार्च, रिलैक्स योरसेल्फ, शाबाश, एक्सीलेंट। ओके, नाउ जंप स्क्वाट 1 2 3 एंड गो। अगेन प्रोटोकॉल सेम रहेंगे इसके, अगर आप स्क्वाट्स भी कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, जंप स्क्वाट कर रहे हो, प्रोटोकॉल सेम रहेंगे। आपका बॉडी वेट आपकी हिप्स पे रहना चाहिए, नीज आगे नहीं जाने चाहिए, स्क्वाट पूरा ही बिलो द नी रहे। शाबाश शाबाश। 2 reps more, 1 and 2। फाइन, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जंप स्क्वाट विद साइड जंप, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप घर पे कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है 10 रैप्स के 3 सेट्स करने हैं। हम यहाँ पे 2 सेट्स करेंगे। ओके, कम ऑन, साइड जंप्स करेंगे स्क्वाट के साथ। दो, वेरी गुड, शाबाश। और जंप हाई, कम ऑन शाबाश बॉय, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अलग। 5 4 3 2 and 1। शाबाश, ओके। टेक अ ब्रेक, 10 सेकंड ब्रेक लेंगे, इसके बाद दोबारा से हम यही सर्किट दोबारा स्टार्ट करेंगे, यही एक्सरसाइज एक दफ़ा और रिपीट करेंगे। हाँ जी, आर यू रेडी? जब टाइम चाहिए, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले अपनी बॉडी की सुननी है कि अगर आपकी बॉडी कहती है कि हाँ ठीक है आई एम प्रिपेयर, तो फिर आपने एक्सरसाइज करनी है। ओवरलोड नहीं डालना, लोड डालना है बॉडी पे लेकिन ओवरलोड नहीं डालना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बर्पीज अगेन। 5 burpees जस्ट, 1 2 3 एंड गो। 1 2, perfect boy। 3, 2 more। 4, 1 more and 5, perfect। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाए नहीं या ब्रेक करनी है? चैलेंज भी आपका ही फैसला है, करें स्टार्ट। जंप स्क्वाट। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि यार जब आप किसी को ट्रेनिंग करा रहे हो, ऑब्वियसली दूसरा बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, आपने उससे जरूर पूछना है भाई आपके मेंटल, हाँ जी करें करें, आपने ज़रूर पूछते रहना, उससे बात करते रहना कि यार भाई आप ठीक हो, सब ओके है, क्योंकि आपने अपनी साइंस आपने एक्सरसाइज पे थोपनी नहीं है, आपने उसको कहना है कि भाई आप अपनी बॉडी की सुनो। शाबाश। 2 reps more boy, 1 and 2। ओके, सिंपल जंप स्क्वाट भी कर लें, 5 reps बस।
लास्ट है, थोड़ी मत करना है। और ये प्लायो एक्सरसाइज, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज का ये फायदा है कि जो आपने एक्सरसाइज 45 मिनट्स करने हैं, अगर आप 20 मिनट्स में कर लें तो दिस इज मोर देन इनफ। 5 4 3 2 एंड 1। थैंक यू सो मच जो आज ये था हमारा आज का वकड़ा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और आई होप कि आप भी ठीक हो। ठीक है, तो ये था आज का इंटरेस्टिंग वर्कआउट। थैंक यू सो मच जोहेब। अभी हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम मौसम का हवाल जान लेते हैं टुडेज वेदर में। और अभी हम चलेंगे कोमल असलम की तरफ, उनसे जानेंगे कि बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है। जी कोमल। लाहौर शहर की मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज की किरणें तेज हो चुकी हैं, लेकिन हवाएं भी साथ साथ चल रही हैं, तो इतनी ज़्यादा तपिश फिल वक्त तो महसूस नहीं की जा रही। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आग बिचौली का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और टेम्परेचर में तकरीबन 12 बजे के बाद हम इजाफा देखेंगे। जहाँ पर टेम्परेचर में इजाफा आएगा वहीं यकीनन लाहौर शहर में सूरज की किरणें तेज होते ही गर्मी भी शिद्दत इख्तियार करेगी। इस वक्त जो है वो घुटन और हब्स तो उस तरह से महसूस नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, महसूस की जा रही है। लेकिन जब टेम्परेचर में इजाफा आएगा, हवाएं थम जाएंगी, तो गर्मी और हब्स भी अपना जो है वो जोर दिखाएगी, जिसकी वजह से शहर लाहौर के बासी काफी बिलबिलाए हुए भी नजर आएंगे। तो इसलिए जो है वो शहरों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इसका टेम्परेचर जो है तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिश से मुतालिक फिलहाल कोई पेशगोई नहीं की जा रही। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। और अभी हम आज सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं जानेंगे आज के भाव में। इस हवाले से हाफिज दिलावर हैं हमारे साथ, वो रेट्स बताएंगे। जी हाफिज दिलावर। जी रिदा, बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फर्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात की जाए तो 48 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 65 रुपये तक प्याज जो है फरोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 110 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 130 रुपये टमाटर जो है फरोख्त हो रहा है। लहसन की कीमत की बात की जाए तो 250 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 300 रुपये तक लहसन जो है फरोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत की बात की जाए 890 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 950-970 रुपये तक जो अदरक है वो फरोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 105 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 115 रुपये 120 रुपये सब्ज़ मिर्च जो है फरोख्त हो रही है। इसके साथ आलू की कीमत की बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 80 रुपये तक आलू जो है फरोख्त हो रहा है। लीमू की कीमत की बात की जाए तो 125 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 150 रुपये तक लीमू जो है फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 160 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 180 रुपये तक शिमला मिर्च जो है फरोख्त हो रही है। बैंगन की कीमत की बात की जाए 135 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 145 रुपये तक बैंगन जो है फरोख्त हो रहा है। बंद गोभी की कीमत की बात की जाए तो 76 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 85 रुपये 90 रुपये तक बंद गोभी जो है फरोख्त हो रही है। भिंडी की कीमत की बात की जाए तो 95 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 105 रुपये 110 रुपये भिंडी जो है फरोख्त हो रही है। खीरे की कीमत की बात की जाए तो 86 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 90 रुपये 95 रुपये तक खीरा जो है फरोख्त हो रहा है। जी हाफिज दिलावर, बहुत शुक्रिया। अभी हम चलेंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद दोबारा से